हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ जी, आज हम सिलेबस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो इस टॉपिक का फाउंडेशन था। हाँ जी, जो हमने किया था कैपिटल रेवेन्यू, पूंजीगत और आयगत का। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारे सिलेबस का प्रॉपर टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में आता है। हाँ, हर एक अटेम्प्ट में आता है ये क्वेश्चन। तो आप ये देखें अपना टॉपिक क्या है, डेप्रीसिएशन हास। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो टर्म डेप्रीसिएशन है, ये टर्म क्या होता है। देखो, इंग्लिश वोकैबुलरी के दो शब्द होते हैं। एक होता है एप्रीसिएशन, एप्रीसिएशन का मतलब होता है बढ़ना। एक होता है डेप्रीसिएशन, उसका मतलब होता है कम होना। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कम होने की बात कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन की बात कर रहे हैं। सर ये है क्या? ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो ये टॉपिक आपको बहुत इजी लगेगा। सर कैसे समझना है इसको? देखो आप सुनो, अभी हमने एक कंटेंट किया था जिसका नाम था, हाँ, जिसका नाम था कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था। ओके, क्या था? उसको हिंदी में क्या बोल रहे थे हम? सर उसको हम हिंदी में बोल रहे थे पूंजीगत व्यय बोल रहे थे। अच्छा, ये क्या था मुझे बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर ये था कि किसी फिक्स एसेट के अप टू रेडी टू पुट टू यूज, यानी उसको पहली बार काम में लेने से पहले उसके फर्स्ट टाइम रेडी टू पुट टू यूज तक आपने जितने भी एक्सपेंस किए, जितने भी आपने क्या किए, व्यय किए, उन सब एक्सपेंस को, उन सब व्यय को हमने क्या कहा? उन सब एक्सपेंस का हमने क्या किया? टोटल किया। यस, उनका योग लगाया। अच्छा, उस योग से क्या बना? उस योग से आपका बना टोटल कॉस्ट। अच्छा, मतलब आपका क्या बना? कुल लागत बन गई। अच्छा, किसकी कुल लागत बन गई? आपकी फिक्स्ड एसेट की कुल लागत बन गई। अच्छा, इससे इसका मतलब है आपकी कौन सी संपत्ति बन गई? आपकी स्थायी संपत्ति बन गई। सर हमने ये टॉपिक किया था कि किसी भी जगह पर ये ध्यान रखना, अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, अप टू रेडी टू पुट टू यूज तक किया है, वो एक्सपेंसेस का हमने टोटल किया, उससे टोटल कॉस्ट बनी, फिक्स्ड एसेट की टोटल कॉस्ट बनी। इस टोटल कॉस्ट को हम ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये बन गई सर, इसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक लागत बन गई। ओके सर, ऐतिहासिक लागत बन गई। अच्छा सर, ये टोटल कॉस्ट बन गई। ये टोटल कॉस्ट ये जो कहाँ पे जाएगी बेटा? ये टोटल कॉस्ट बैलेंस शीट में जाएगी और आपकी एसेट साइड के ऊपर, आपकी एसेट साइड के ऊपर आप उसको क्या डिस्क्लोज करोगे? फिक्स्ड एसेट है। और वो किस पे जाएगी? वो किस रेट पे लिखोगे? वो आप लिखोगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। और ये रहा हिस्टोरिकल कॉस्ट। आ गया? समझने की बात ये है कि सर अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हम अप टू रेडी टू पुट टू यूज तक, किसी फिक्स्ड एसेट को काम में लेने से पहले अप टू रेडी टू पुट टू यूज तक आपने जितने भी व्यय किए, जितने भी एक्सपेंस किए, उनका टोटल किया, वो टोटल कॉस्ट बनी, वो फिक्स्ड एसेट की टोटल कॉस्ट बनी और उसको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। उसको आप बैलेंस शीट में शो करोगे और बैलेंस शीट में शो तो करोगे, लेकिन एक बात बताओ, बुक्स में तो आपके पास फिक्स एसेट आ गई, हाँ, आपकी लेखा पुस्तकों में तो स्थायी संपत्ति आ गई, लेकिन प्रैक्टिकली ये स्थायी संपत्ति आपके कहाँ काम कर रही है? फैक्ट्री में कर रही है।
तो फैक्ट्री में अगर वो काम करेगी तो डेफिनेटली क्या होगा, उत्पादन होगा, या आप सर्विसेज रीएंडर करोगे, प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन होगा तो आपके पास क्या आएगी, आपके पास रेवेन्यू आएगी, रेवेन्यू आएगी, आय मिलेगी आपको। तो एक बात सोचो, फिक्स एसेट जो आपके पास में है, क्या उसका जीवन अनंत काल तक है? क्या वो इन्फिनिट टाइम तक चलेगी? नहीं। इस संसार में जो भी आया है ना, उसको एक दिन जाना है, निश्चित रूप से जाना है उसको। तो इसका मतलब फिक्स एसेट अगर फैक्ट्री में काम आएगी तो ताउम्र जिंदगी भर नहीं काम आ सकती, उसका लाइफ इन्फिनिट टाइम नहीं है। अगर वो प्रोडक्शन में फैक्ट्री में काम आएगी तो उसका फिजिकल वियर एंड टियर होगा, घिसावट होगा, टूट फूट होगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो खत्म हो जाएगी, कबाड़ हो जाएगा उसका। तो अगर वो अपने जीवन काल में प्रोडक्शन करके, सर्विसेज को रीएंडर करके आपको इनकम कमा के देती है, आय कमा के देती है, तो आपको क्या करना है, उस आय के सामने क्या दिखाना होता है, खर्च दिखाना होता है। फिर इस खर्च का इस आय से मैचिंग होता है, तब जाकर आपका पी&एल अकाउंट जो होता है वो करेक्ट नेट प्रॉफिट बताता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट भी कहती है, टैक्स डिपार्टमेंट भी कहता है कि अगर आपने इनकम को जनरेट करने के लिए कोई एक्सपेंस किया है तो आप उसके सामने दिखाओ ना भाई, तब आपका नेट प्रॉफिट भी सही आएगा। तो इस एक्सपेंस में हम ये जो आपकी फिक्स एसेट एवरी ईयर क्या हो रही है, घिसावट के साथ कम हो रही है, तो उस कमी को हम डेप्रिसिएशन के नाम से एक्सपेंसेस में क्लेम करना चाहते हैं। इसका मतलब एक बात पता चल गया कि भाई अब ये फैक्ट्री में फिक्स एसेट काम आएगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो रेवेन्यू आएगी। उस रेवेन्यू को कमाने के लिए मशीन का ईच एंड एवरी ईयर एक पार्ट एक्सपायर हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसको आप एक्सपेंस में लिख दो, खर्चे में लिख दो, डेप्रिसिएशन के नाम से लिख दो। तब आपका क्या होगा, मैचिंग प्रॉपर होगा, खर्चे का आय के साथ मिलान होगा और करेक्ट नेट प्रॉफिट भी आएगा आपके पास। तो अब ये बात ऐसे समझो जो आपने सीखी। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने शब्द लिखा हास, अब मैं जो इसमें बात लिखने वाला हूं वहां से क्वेश्चन जनरेट होता है, इसलिए थोड़ा आप ध्यान से सुनना। अब बात ये आई कि आप बताओ कि बिजनेस के लिए हास जो है वो खर्च है या आय है। सबसे पहली बात भाई, डेफिनेटली अगर बात करते हैं लाभ हानि खाते की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन है वो डेबिट साइड पे आएगा। हाँ, डेबिट साइड पे आएगा तो डेफिनेटली वो आय तो होगा ही नहीं, वो आपका क्या होगा, खर्च होगा। अच्छा सर, वो हमारा खर्च है, डेफिनेटली वो आपका खर्च है, जिसको आप क्या बोलोगे, व्यय के रूप में वो घटाया जाएगा। अच्छा सर, मतलब खर्च है वो आपका व्यय के रूप में घटाया जाएगा। तो फिर व्यय की बात आती है तो आप बोलोगे सर व्यय कौन सा है, क्या ये हमारा पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, या वो हमारा कौन सा आयगत व्यय, क्या हमारा सर वो रेवेन्यू एक्सपेंस है क्या। तो देखो भाई, सुन लो बात, ये बात मैंने कही कि क्या वो आपका एक्सपेंस है या वो आपका इनकम है। तो हमने डिनाई किया, हमने कहा सर वो हमारा एक्सपेंस है, वो हमारा खर्च है, वो हमारा व्यय है। तो फिर बात आती है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का है या रेवेन्यू एक्सपेंस का है। भाई हमने फिक्स एसेट को परचेज किया था ना, खरीदा था ना, वो तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था। लेकिन उस पे जो हम डेप्रिसिएशन एवरी ईयर हर साल लगाएंगे तो वो डेप्रिसिएशन हमारे लिए कौन सा एक्सपेंस होगा, वो हमारा आयगत व्यय होगा, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। अच्छा सर, ये आयगत व्यय है, ये एवरी ईयर हर साल लगेगा, पी&एल अकाउंट में जाएगा। अच्छा सर, फिर बात आती है
ध्यान से सुनना, कभी कभी वो आपको ये कहता है कि आप चयन करके बताओ कि डेप्रिसिएशन खर्च है, डेप्रिसिएशन हानि है, या डेप्रिसिएशन प्रावधान है। अगर आपको इनमें से एक चयन करना पड़े, देखो लोग खर्च को समझते हैं कि डेबिट ही तो है, खर्च का मतलब हानि होती है। देखो अगर आपको चयन करना पड़े कि डेप्रिसिएशन खर्च है या प्रावधान है, तो डेफिनेटली आप टिक लगाओगे किस पर? प्रोविजन पर। ये डेप्रिसिएशन जो होता है ना, ये प्रोविजन होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन प्रोविजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सपेंस नहीं है, लेकिन अगर आपको एक टिक लगाना हो तो ये प्रोविजन के रूप में मेंशन होता है। एवरी ईयर, हर साल आप उसकी व्यवस्था करते हैं, आयोजन करते हैं, प्रावधान करते हैं, प्रोविजनिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फ्यूचर में आपको जब नई एसेट लानी होगी तो इसी प्रोविजन से आपको फंड मिलेगा आपको। अच्छा, इसका मतलब एक बात समझ में आई सर कि सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। देखो इनकम तो नहीं होता सर, बिल्कुल इनकम नहीं है, आपका एक्सपेंस है। और एक्सपेंस में भी आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, आपका आयगत व्यय है, आपका एनुअल एक्सपेंस है, आपका वार्षिक व्यय है। अच्छा सर, इसका मतलब ये हमारा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है, बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। और अगर कभी पूछा जाए आपको प्राथमिकता देनी हो तो ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन एक प्रोविजन है। क्या है? एक प्रावधान है। अच्छा सर, ये बात तो सर पता चल गई। ये होता है एक्सपेंस और ये होता है लॉस। तो अगर एक सेलेक्ट करना पड़े तो हम क्या बोलेंगे? प्रोविजन को प्रायोरिटी देंगे। ओके सर। सर फिर एक बात और है, डेप्रिसिएशन जो है, हाँ सर, इसको हम ऐसे बोलें कि सर क्या ये हमारा रोकड़ी व्यय है? रोकड़ी व्यय का मतलब कैश एक्सपेंस है, या हमारा ये गैर रोकड़ी व्यय? सर गैर रोकड़ी व्यय का मतलब ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस। ये हमारा कौन से नेचर का एक्सपेंस है? ये केस एक्सपेंस है या नॉन केस एक्सपेंस है? तो आप ये समझ जाना और हमेशा के लिए याद रखना कि डेप्रिसिएशन हमारा केस एक्सपेंस नहीं होता, हमारा नॉन केस एक्सपेंस है, गैर नगदी गैर रोकड़ी व्यय है। सर ऐसा कैसे हुआ? देखो ये एक्सपेंस तो है, ये P&L अकाउंट में डेबिट भी होगा, लेकिन P&L अकाउंट के डेबिट में बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। सैलरी भी आता है, रेंट भी आता है, एडवर्टीजमेंट भी आता है। वो सारे केस एक्सपेंस है, क्योंकि उनका पेमेंट बाहर करना पड़ेगा थर्ड पार्टी को। आपको बाहर पेमेंट करोगे तो पॉकेट से पैसा जाएगा, बाहर जाएगा, आउट ऑफ पॉकेट पैसा जाएगा। तो पैसा जाएगा तो ये तो आपका केस एक्सपेंस है। तो सर ये फिर नॉन केस कैसे हुआ? देखो भाई, ये एक्सपेंस के रूप में आपने डेबिट तो किया है, हाँ सर डेबिट तो किया है, लेकिन इसका पेमेंट आपको कहीं बाहर नहीं करना है। इसका प्रोविजन बिजनेस के इन हाउस अंदर ही क्रिएट होगा, और प्रोविजन के डिब्बे में पैसा एवरी ईयर इकट्ठा होता रहेगा डेप्रिसिएशन के नाम से। आपको पेमेंट कहीं बाहर नहीं करना है। अच्छा सर, ये बात तो क्लियर है। इसका मतलब सर ये नॉन कैश एक्सपेंस वो होते हैं जिसमें पेमेंट कैश का बाहर नहीं जाता, व्यापार के अंदर एक्यूमुलेट होता है, सृजन होता है। अच्छा सर, तो अब एक बात याद रखना अच्छी तरीके से, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, उससे क्या होता है? उससे एक मैंने वर्ड लिखा, तरलता। तरलता का मतलब होता है लिक्विडिटी। वो लिक्विडिटी इससे क्या होती है? एनहांस होती है। लिक्विडिटी में क्या होती है? वृद्धि होती है। सर ये क्या लिखा आपने? आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कौन सा व्यय है, विच वन एक्सपेंसेस, कौन सा ऐसा एक्सपेंस है आपका जो आपकी लिक्विडिटी को एनहांस करता है, आपकी तरलता में वृद्धि को करता है? तो वहां पर आपका नाम आएगा डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन आपकी तरलता कैसे बढ़ाता है, लिक्विडिटी कैसे एनहांस करता है।
तो भाई आपका कैश आउटफ्लो तो होगा नहीं बिजनेस से, तो इसका मतलब बिजनेस में कैश एक्यूमुलेट होगा आपका, तो वो एक्यूमुलेशन आपकी लिक्विडिटी को क्या करेगा, एनहांस करेगा। तो अगर आपको कोई बोलता है कि सर ऐसा कौन सा एक्सपेंस है जो लिक्विडिटी एनहांस करता है, तरलता को बढ़ाता है, तो उसका आंसर होगा यस, ये डेप्रिसिएशन आपकी तरलता को बढ़ाता है। तो यहां तक हमने क्या सीखा, डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, इनकम नहीं होता, और एक्सपेंस भी रेवेन्यू नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का नहीं होता, और इसको हम एज ए प्रोविजन क्रिएट करते हैं। इसलिए कभी आपको ये पूछे एक्सपेंस है, लॉस है या प्रोविजन है, तो आंसर होगा प्रोविजन। अच्छा, ये आपका केस एक्सपेंस है या नॉन केस, सर ये नॉन केस एक्सपेंस है। याद रखना, जो नॉन केस एक्सपेंस होते हैं, जो गैर रोकड़ी व्यय होते हैं, वो आपकी लिक्विडिटी को एनहांस करते हैं, तरलता को बढ़ाते हैं। अच्छा सर और भी कोई बात है क्या? हाँ, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है, वही चल रहा है। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन की वाली बात वापस चल रही है? बिल्कुल चल रही है। देखो, डेप्रिसिएशन के लिए अगली बात क्या है? देखो, अगली बात ये है कि जो ये आपका डेप्रिसिएशन है, ये बात तो कर ली हमने, ये क्या है, इसको बोलते हैं, ये आपका लाभों पर क्या है, प्रभार है। ओके सर, प्रभार का मतलब ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखो भाई, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको डेप्रिसिएशन तो दिखाना पड़ेगा। चार्ज का मतलब है इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये तो आपको दिखाना पड़ेगा। देखो, P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे जितने भी आइटम आते हैं ना, वो सारे चार्ज होते हैं। इसका मतलब लाभों पर प्रभार होते हैं। वेदर देयर इज ए प्रॉफिट और लॉस, यू हैव टू प्रोवाइड, आपको लाभों पर प्रभार दिखाने अनिवार्य है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, इसका मतलब ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है। हाँ भाई, ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है, और ये ध्यान रखना, ये क्या होगा, डेबिटेड इन P&L अकाउंट। इसका मतलब क्या है, ये आपके लाभ हानि खाते में क्या होगा, लाभ हानि खाते में डेबिट होगा। अच्छा सर, P&L अकाउंट में डेबिट होगा, बिल्कुल ये P&L अकाउंट में डेबिट होगा। और याद रखना, जो भी एक्सपेंस होते हैं जो P&L अकाउंट में डेबिट होते हैं, जो लाभ हानि खाते में डेबिट होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हाँ सर, वो टैक्स डिडक्टेबल आइटम होते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि वो सारे के सारे कर कटौती योग्य व्यय होते हैं। सर, ये क्या होता है टैक्स डिडक्टेबल? जो P&L अकाउंट के डेबिट में आते हैं वो सारे टैक्स डिडक्टेबल है। इसका मतलब आपको टैक्स कब पे करोगे, जब नेट प्रॉफिट आएगा। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन से पहले ही वो आपके एक्सपेंसेस के तरीके से लेस हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको टैक्स की सेविंग मिलती है। अच्छा, इसका मतलब ये टैक्स डिडक्टेबल आइटम है, इसमें क्या मिलती है, इससे हमें क्या मिलती है, टैक्स सेविंग मिलती है। अच्छा सर, ये टैक्स सेविंग मिलती है, कर कटौती योग्य व्यय है। तो देखो, यहां हमने क्या बात कही, हमने कहा सर एक्सपेंस है, और सर एक्सपेंस में भी रेवेन्यू एक्सपेंस है, आयगत व्यय है, और सर आयगत व्यय में भी अगर व्यय और प्रावधान, एक्सपेंस और प्रोविजन अलग अलग ऑप्शन आ गए तो हम टिक लगाएंगे प्रोविजन, ये क्या है, हमारा प्रावधान है। अच्छा, तो फिर बात बनी कि सर ये एक्सपेंस कौन सा है, कैश नेचर का है, रोकड़ी है या गैर रोकड़ी है। तो पहले ये समझो, ये आपके बिजनेस का कौन सा है, ये आपका
केस एक्सपेंस नहीं है, ये नॉन केस एक्सपेंस है, ये गैर रोकड़ी व्यय है। और जो गैर रोकड़ी व्यय होते हैं, जो नॉन केस एक्सपेंस होते हैं, वो व्यापार की तरलता को बढ़ाते हैं, आपकी लिक्विडिटी को एनहांस करते हैं। अच्छा सर, ये बात भी समझ में आ गई। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चाहे बिजनेस में आपके पास सपोज करो ट्रेडिंग अकाउंट है, जीपी बन गया, जीपी आएगा पी&एल में, और जीपी आया है सपोज करो 50,000 रुपये, और आपको डेप्रीसिएशन लगाना है 60,000 रुपये, तो आपको लगाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि जीपी तो 50,000 ही है, कहाँ से लेके आए पैसा। अरे भाई चार्ज है, ये लगाना पड़ेगा, मतलब लगाना पड़ेगा, चाहे पैसा है चाहे नहीं है, चाहे प्रॉफिट है लॉस है, कुछ भी है, आपको ये दिखाना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बात ठीक है। सर ये कहाँ दिखाते हैं? ये पी&एल अकाउंट के डेबिट में जाता है। अच्छा, जो पी&एल अकाउंट के डेबिट में जाता है वो टैक्स डिडक्टेबल आइटम होता है, वो कर कटौती योग्य व्यय होता है, उससे आपको टैक्स सेविंग मिलती है। अच्छा सर, मान लिया टैक्स सेविंग मिलती है। सर फिर आगे और क्या बात है? देखो, बात यह है कि जो आपका डेप्रीसिएशन है, ये इतनी बात तो हमें पता चल गई कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बिलोंग कर रहा है आपकी फिक्स्ड एसेट से। हाँ सर, ये बात तो ठीक है। तो अब ये बात बनी कि ये जो आपका टर्म क्या है, डेप्रीसिएशन है, ये क्या है, ये किस पे लगेगा? एसेट पे लगेगा सर। यस सर, हास है जो किस पे लगेगा? आपकी बेटा संपत्ति पर लगेगा। सर एसेट भी कौन सी होनी चाहिए? एसेट भी बेटा आपकी क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड एसेट होनी चाहिए, स्थायी संपत्ति होनी चाहिए। अच्छा सर, इसका मतलब है कि हमारी जो है वो एसेट कौन सी होनी चाहिए? फिक्स्ड एसेट होनी चाहिए। लो, अब मैं आपकी बात करता हूँ कि डेप्रीसिएशन जो है वो आपकी एसेट पे लगेगा, आपकी फिक्स्ड एसेट पर लगेगा। बिल्कुल सर, फिक्स्ड एसेट पे लगेगा। इस बात से हम सहमत हैं। अगर आप सहमत हैं तो आगे सुनना। ये जो फिक्स एसेट होती है, ये भी अपने टाइप के हिसाब से मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आप इसको बोलते हैं टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है आप बोलते हैं दृश्य, दृश्य को आप बोलते हैं मूर्त। अच्छा सर, टेंजिबल एसेट्स, बिल्कुल आपकी टेंजिबल एसेट्स जो आपकी दृश्य है, आपकी मूर्त संपत्ति है। सर दृश्य कौन सी होती है? जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। अच्छा, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सारी आपकी क्या है? टेंजिबल एसेट है। देखो, ये सारी आपकी कौन सी एसेट है? टेंजिबल एसेट है। तो सर ये जो टेंजिबल एसेट्स आपने लिखी है, ये आपने यहाँ पे क्यों लिखा है? देखो, हमने ये बात कही कि डेप्रिसिएशन एसेट पे लगेगा, एसेट फिक्स एसेट होना चाहिए। फिक्स एसेट में एक वर्ड है टेंजिबल। तो देखो, ये जो टेंजिबल है ना, इसमें ध्यान से देखना और सीखना। टेंजिबल एसेट दो तरह की होती है। एक जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है, हासमान। एक जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, गैर हासमान। जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएबल, और जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन डेप्रिसिएबल। सर आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन डेफिनेटली आपकी स्थायी संपत्ति पर लगता है, फिक्स्ड एसेट पे लगता है। और फिक्स्ड एसेट में पहला कैटेगराइजेशन है टेंजिबल, दृश्य। अच्छा, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो। सर ऐसी कौन सी एसेट है जो टेंजिबल होती है? आपको बहुत सारी एसेट पता है। अब बात ये आती है कि सर टेंजिबल में फिर आपने ये दो बाइफर्गेशन किए हैं। बिल्कुल सही किए हैं मैंने। एक जो जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है और एक जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। अच्छा सर, एसेट में भी
ये प्रॉब्लम है? हाँ भाई प्रॉब्लम है। टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, इसमें एक नॉन डेप्रिसिएबल पार्ट है। सर नॉन डेप्रिसिएबल पार्ट का मतलब ये रहा, लैंड। लैंड का मतलब है भूमि। अच्छा सर, भूमि गैर हासमान होती है, जमीन पर, लैंड पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, एक्सेप्शन है ये उसका। आप मुझे कारण बताओ कि बताओ डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता, जमीन पर हास क्यों नहीं लगता, भूमि पर हास क्यों नहीं लगता? तो पता है स्टूडेंट क्या आंसर देते हैं? सर जमीन पर लैंड डेप्रिसिएट इसलिए नहीं होता है क्योंकि सर इसकी वैल्यू तो बढ़ती है लॉन्ग टर्म में, इसका मूल्य तो दीर्घकाल में बढ़ जाता है। आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इस आर्गुमेंट के पीछे बहुत सारे लोग आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे। भाई हो सकता है मैंने कोई एसेट परचेज की, लैंड परचेज की, लेकिन वो उसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कम हो गई। तो अब भाई कैसे इस बात को काउंटर आर्गुमेंट कैसे करें? तो इसका पीछे रीजन सुनो। जनरली लैंड को नॉन डेप्रिसिएबल, गैर हासमान इसलिए मानते हैं, हाँ, क्योंकि ऐसी फिक्स एसेट जिसका लाइफ अनलिमिटेड होता है, जिसका जीवन अनंत होता है, जिसका जीवन हाँ अनंत होता है, इन्फिनिट टाइम होता है, उसको आप डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब आप लैंड को डेप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। वेरी गुड प्रशांत, लैंड आपका डेप्रिशिएट नहीं होगा। ओके सर, इसका मतलब है कि जमीन भूमि गैर हासमान है, बिल्कुल गैर हासमान है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पट्टाकृत भूमि, मैंने नोट्स में भी लिखा है, पट्टाकृत भूमि का मतलब लीज होल्ड लैंड। हाँ, जो लीज होल्ड लैंड होती है ना, लीज होल्ड लैंड, पट्टे पर ली गई भूमि जो होती है वो हासमान होती है, उस पर हास लगता है, वो डेप्रिशिएट होती है। सर ऐसा क्यों? देखो भाई क्या है, आपको लीज होल्ड लैंड का एक एग्जाम्पल दे देता हूं, ध्यान से सुनना। लीज होल्ड लैंड का एग्जाम्पल ये है, जैसे अभी आपने देखा है, फार्मर है, किसान है, फार्मिंग करता है, फसल लगाता है, लेकिन बहुत सारे अब आप देखोगे एरिया में, बड़े बड़े हाईवे के ऊपर फार्मर्स खेती नहीं कर रहे, बहुत सारे खेती नहीं भी करते, फार्मिंग नहीं करते। तो क्या किया, किसी बनिए ने जाकर फार्मर को बोला कि भैया आप अपना ये फार्म हाउस है ये हमें लीज पर दे दो। तो फार्मर ने कहा ठीक है आपको लीज पर दे देंगे, अब ये बताओ इसका क्या दोगे, किराया क्या दोगे? तो कहा किराया, बहुत बड़ा फार्म हाउस था, तो उसने कहा आपको ईयर के 10 लाख रुपीस दे देंगे हम, 1 ईयर का 10 लाख रुपीस दे देंगे, और 20 ईयर की लीज पर ले रहे हैं हम, 20 साल तक ये हमारे पास रहेगी। फार्मर ने सोचा इसमें क्या खराबी है, हमें एनुअली अगर हम फार्मिंग करेंगे तो भी नहीं मिलेंगे इतना पैसा। तो उसने कहा ठीक है, दिया आपको लीज पर। अब उसने पता क्या किया, बनिया समझदार था, उसने क्या किया, उस पर अच्छा सा गार्डन डेवलप किया, पैसे लगाए, 10 लाख 20 लाख रुपए और लगाए, गार्डन बनाया, और उसके बाद उसने वहाँ पर जो है शेड्स बनाए, स्टेजेस बनाए, शेड्स बनाए, उसमें भी 20 लाख रुपए लगा दिए। उसने वो मैरिज पार्टी प्लॉट बना दिया। अच्छा, अब इतनी बड़ा पार्टी प्लॉट है, पार्किंग अलग है, सारी अरेंजमेंट है, उसने वहाँ पे शेड्स बनाए, बड़े बड़े रूम बनाए, पार्टीशन बनाए। तो भाई देखो ये कमर्शियल तरीके से उसने वहाँ पे ढांचे बना दिए। तो वो पता है क्या बोलता है कि भाई ये देखो ज़मीन तो मेरी नहीं है, ज़मीन का मालिकाना हक तो मेरा नहीं है, पर मैंने लीज पर ली है और इस पर कंस्ट्रक्शन किया है, तो मुझे ये जो कंस्ट्रक्शन है ये मैं 20 साल से ज़्यादा काम में नहीं ले सकता। तो जो मैंने निवेश किया है इसके ऊपर, उसके ऊपर मेरे को हाथ लगाने की परमिशन दो। तो का ठीक है, तो ये लीज होल्ड लैंड को आपको डेप्रिशिएट करने के राइट मिल गया, क्योंकि गवर्नमेंट को आप रेवेन्यू कमा के दे रहे हो ना भाई, तो रेवेन्यू के सामने आप अपना एक्सपेंस तो घटाओगे, दिखाओगे। तो याद रखना, जमीन भूमि जो होती है वो गैर हासमान नॉन डेप्रिसिएबल होती है,
लेकिन अगर लीज होल्ड लैंड की बात करोगे, पट्टे पे ली हुई भूमि की बात करोगे, तो वो हासमान होगी, उस पे हास लगेगा। लीज पर, लीज होल्ड लैंड डेप्रिसिएबल होती है। ओके सर, तो सर ये हासमान क्या होता है? हासमान, जैसे एग्जाम्पल दूं आपको, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बिल्डिंग है, भवन है, अच्छा क्या है और क्या है सर? फर्नीचर है, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, फर्नीचर है। और क्या है सर? मशीन है। ओके सर, ये सर क्या है? ये सारी टेंजिबल एसेट है। ये ओरिजिनली वो एसेट है जिन पे क्या होता है? हास लगता है। अच्छा, ये डेप्रिसिएबल है। ओके सर, ये डेप्रिसिएबल है, इस पर हास लगेगा। अच्छा सर, तो जनरली यही एसेट जो होती है, इस पर टर्म यूज होता है डेप्रिसिएशन। टेंजिबल एसेट के लिए वर्ड यूज होता है डेप्रिसिएशन। हास शब्द यूज यहां होता है। अब एक बात आप ध्यान से सुनो, आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। अभी आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अच्छा, ये लेखा मानक 10 है, इसका नाम क्या है? PPE, इसका पूरा नाम है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। लेखा मानक 10 ये कहता है PPE, यानी अब फिक्स एसेट का लेखा मानक जो है वो 10 किसका बन गया? प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का। तो एक बात सुनो, इस बात को ढंग से समझना। पहले डेप्रिसिएशन के लिए AS चला करता था 6, लेखा मानक 6 चला करता था डेप्रिसिएशन के लिए, लेकिन वो 6 जो था वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? वो खत्म हो गया। यस, AS 6 समाप्त हो गया। लेकिन फिर भी NCERT की बुक्स में देखोगे तो वो पता है क्या बोलते हैं? AS 6 रिवाइज्ड, संशोधित लेखा मानक 6। अच्छा, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है तो सुनना ध्यान से। मैंने आपको कहा कि AS 10 ने फिक्स एसेट को डिफाइन किया है, स्थायी संपत्ति के बारे में बोला है कि इसमें प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट आएगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, कौन सी प्लांट आएगा, कौन सा इक्विपमेंट आएगा? तो उसने कहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो हमारे फैक्ट्री में काम आ रही है, बिल्कुल सर, जो हमारे ऑफिस में काम आ रही है, बिल्कुल सर, और जिसको हमने किराए पर दे रखा है, जिससे हमें किराए की आय आ रही है, वो सारी हमारी फिक्स एसेट है, वो सारी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, वो सारी टेंजिबल एसेट है। उन सब पे क्या लगेगा? हास लगेगा। अच्छा, तो ये बात है। तो अब यहाँ पर ये बात इसलिए कही ताकि आपको ये पता चले कि AS 10 ने भी ये कहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट पर हास लगेगा, चाहे वो फैक्ट्री में काम आए, चाहे ऑफिस में काम आए, चाहे वो रेंट पे देने के काम आए, आपको उस पे हास लगाना है। और हमने ये बात कही कि जो आपका फिक्स्ड एसेट है उस पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, लेकिन वो उसके कैटेगरी बनाई है अपन ने फिक्स एसेट की। पहली कैटेगरी है टेंजिबल, दृश्य, मूर्त, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है सर, मान लिया इस बात को। अच्छा, इसके भी फिर 2 पार्ट किए थे, डेप्रिसिएबल और नॉन डेप्रिसिएबल, हासमान और गैर हासमान। डेप्रिसिएबल वो है जिन पे हास लगता है, नॉन डेप्रिसिएबल वो है जिन पर हास नहीं लगता। हमने ये कहा कि लैंड नॉन डेप्रिसिएबल है, जमीन गैर हासमान है, भूमि गैर हासमान है, लेकिन लीज होल्ड लैंड डेप्रिसिएबल है, पट्टाकृत भूमि हासमान है। और जनरली टेंजिबल एसेट जो डेप्रिसिएबल होती है उनमें नाम आता है बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन। बिल्कुल सर, ये बात तो एग्री करते हैं। फिर आती है एक कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब होता है अदृश्य, अमूर्त। अच्छा सर, ये कौन सी होती है? देखो, इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, भौतिक अस्तित्व नहीं है, इसको
आप टच करके नहीं देख सकते, छू के नहीं देख सकते। अच्छा सर, सर जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सारे वो हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छा, लेकिन बेटा इन सब की क्या होती है, इन सब का लीगल लाइफ होता है। लीगल लाइफ का मतलब है इन सब का कानूनी जीवन होता है, इनका रजिस्ट्रेशन होता है। और जैसे जैसे क्या होता है, पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम का मतलब है जैसे जैसे समय बीतता है इनकी वैल्यू, इनका मूल्य कम होता जाता है। भाई लाइसेंस 10 साल के लिए लिया, अब 1 साल बीत गया, 9 साल का लाइसेंस है, तो वैल्यू लाइसेंस की क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पैसेज ऑफ टाइम से वैल्यू क्या होती है, कम। तो वहां वैल्यू कम होने पर उसके लिए शब्द क्या यूज करते हैं, तो इनकी वैल्यू में कम होने के लिए शब्द यूज करते हैं अमूर्तीकरण। अमूर्तीकरण का मतलब होता है एमोर्टाइजेशन। अच्छा सर, अमोर्टाइजेशन, अमूर्तीकरण, बिल्कुल इसके लिए वर्ड यूज होता है, हाँ, अपलेखन। सर अपलेखन का मतलब, अपलेखन का मतलब होता है रिटर्न ऑफ। इनके मूल्य में कमी के लिए वर्ड यूज होता है रिटर्न ऑफ। अच्छा, और एक हिंदी का शब्द और लिख देता हूं जो इनके लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं परिशोधन। अच्छा सर, परिशोधन, हाँ जी। तो आपको ये समझना चाहिए जो मैं बता रहा हूं कि डेप्रिसिएशन शब्द छोटा नहीं है, बहुत बड़ा शब्द है, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। फिक्स एसेट के भी अलग अलग टाइप्स हैं, सबकी वैल्यू कम होती है, और सबकी वैल्यू को कम होने के लिए आप लोग कॉमन में तो एक ही वर्ड बोलते हो डेप्रिसिएशन, लेकिन बेसिकली सभी एसेट के मूल्य में कमी के लिए अलग अलग जगह अलग अलग टर्म्स का यूज होता है। जैसे यहाँ यूज होगा डेप्रिसिएशन, यहाँ यूज होगा अमोर्टाइजेशन, रिटर्न ऑफ, अमूर्तीकरण, अपलेखन, परिशोधन, उनका शब्दों का यूज एक्सक्लूसिवली यहाँ पर होगा। अच्छा सर, इसका मतलब है, हाँ सीधी सीधी सी बात है, जैसे आपको ये कहूँ कि कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है आदित्य, स्कूल में उसका नाम आदित्य है, सभी उसको आदित्य के नाम से जानते हैं। अब घर पे उसका नाम सोनू है, वहाँ सब उसको सोनू के नाम से जानते हैं। गली में जिन दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ वो खेलता है, उसको वहाँ पे सब कालू के नाम से जानते हैं। तो पर्सन तो एक ही है ना, अलग अलग लोकेशन पे उसका नाम अलग अलग हो गया। इसका मतलब अगर आप किसी को बोलोगे कि आदित्य चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तो स्कूल में बोलोगे तो समझ में आएगा, लेकिन अगर गली में जाकर मोहल्ले में बोलोगे कि आदित्य ने सीए पास कर लिया, आदित्य ने ग्रेड फर्स्ट पास कर लिया, आदित्य जूनियर अकाउंटेंट में सेलेक्ट हो गया, तो कौन बोलेंगे, कौन आदित्य भाई? तो फिर आप बताओगे तो अब वो बोलेंगे अच्छा आप कालू की बात कर रहे हो, हाँ हाँ ठीक है। तो इसका मतलब है जगह जगह पर, स्थान विशेष पर शब्दों का अलग अलग यूज होता है, आपको उससे वाकिफ रहना है। तो मैंने कहा यहाँ इनटेंजिबल एसेट्स जिनका लीगल लाइफ होता है, जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम होगा, समय बीतेगा, उनकी वैल्यू कम होगी। उनकी वैल्यू के लिए ये 3 शब्द हैं, अमोर्टाइजेशन, रिटर्न ऑफ, अपमूर्तीकरण, अपलेखन, परिशोधन, इनका उपयोग होता है। तो इसका मतलब कभी कभी एग्जाम पूछेगा कि बताओ टर्म अमोर्टाइजेशन विल बी यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ एसेट, किस प्रकार की संपत्ति के मूल्य में कमी के लिए शब्द अमूर्तीकरण का प्रयोग होता है। तो हम फिर फंस जाएंगे, हम सोचेंगे तो फिर कौन सी एसेट की बात है, ये वो एसेट की बात चल रही है जो इनटेंजिबल है, जो अदृश्य है, जो अमूर्त है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है। इज इट क्लियर?
तो देखो भाई, बातें अपने आप में अलग बनती जाती है और बातें शुरू होती जाती है। मैंने यहाँ से आपको आज पढ़ाना सिखाना स्टार्ट किया। मैंने कहा देखो भाई, डेप्रिसिएशन बिजनेस में आपको एक्सपेंस है, खर्च है, जिसको हम व्यय बोलते हैं, इनकम आय नहीं है। ये आपका कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो एवरी ईयर लगता है, वार्षिक है, एनुअली होगा। तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है, आपका आयगत व्यय है, और ये आपका खर्च है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिले कि खर्च है, हानि है या प्रावधान है, तो आप टिक लगाओगे कि ये बिजनेस में एज ए प्रोविजन बनता है। अच्छा सर, ये किस तरीके का, किस नेचर का एक्सपेंस है, ये कैश एक्सपेंस है या नॉन कैश एक्सपेंस है? तो मैंने क्या कहा, ये एक्सपेंस आपका नॉन कैश है, गैर रोकड़ी व्यय है। अच्छा, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं उससे व्यापार की, बिजनेस की तरलता बढ़ती है, लिक्विडिटी एनहांस होती है, बढ़ जाती है। अच्छा सर, लिक्विडिटी एनहांस होती है, तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा कि ऐसा कौन सा एक्सपेंस है जो व्यापार की लिक्विडिटी एनहांस करता है, तरलता को बढ़ाता है? तो तरलता को बढ़ाने वाला एक्सपेंस आपका डेप्रिसिएशन है। ओके सर, ये बात भी समझ में आ गई सर। आगे चलो सर। एक होता है लाभों पर नियोजन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और एक होता है लाभों पर प्रभार, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर डेप्रिसिएशन क्या है? भाई डेप्रिसिएशन लाभों पर प्रभार है, चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब व्यापार में चाहे लाभ हो चाहे लाभ ना हो, ये तो आपको घटाना पड़ेगा P&L के डेबिट साइड पर। जैसे रेंट है तो रेंट चुकाना पड़ेगा, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस चले चाहे ना चले। तो ये तो प्रभार है, ये तो चार्ज ऑन प्रॉफिट है। अच्छा सर, जितने भी लाभ हानि खाते के P&L अकाउंट के डेबिट में जितने भी क्या आते हैं, एक्सपेंस आते हैं, लॉसेस आते हैं, वो सारे चार्ज ऑन प्रॉफिट है। बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो, आपको तो वो दिखाने पड़ेंगे। और ये सारे के सारे टैक्स डिडक्टेबल आइटम होते हैं, मतलब टैक्स पे करने से पहले ये डिडक्ट हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं P&L में आकर। अच्छा, और आपके टैक्स की सेविंग करवाते हैं, क्योंकि खर्चा घटाओगे तो आपकी आय कम होगी, तो आपका टैक्स भी कम जाएगा। तो ये आपके कर कटौती योग्य व्यय है, इससे आपको टैक्स सेविंग मिलती है। ओके सर, अब हमने ये कहा कि देखो भाई, डेप्रिसिएशन तो बहुत ब्रॉड टर्म है, बड़ा शब्द है। तो मैंने ये कहा देखो, है तो बड़ा शब्द, है तो ब्रॉडर टर्म, लेकिन ये फिक्स एसेट पे प्रोवाइड होता है। और फिक्स एसेट अब हम जानना चाहते हैं कौन कौन सी होती है। बहुत सारी तरह की फिक्स एसेट होती है, उनकी वैल्यू भी कम होती है, लेकिन सबकी वैल्यू के कम के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। और वो अलग अलग टर्म्स कौन से हैं, वो अलग अलग शब्द कौन से हैं, उनको हम जानना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में उन पे भी क्वेश्चन रेज होगा कि सर ये कौन सा टर्म आ गया। आपको पहले से ही थियोरेटिकल बैकग्राउंड में वो पता रहेगा, तो आप गलती नहीं करोगे, आपको याद रहेगा। तो मैंने कहा देखो, फिक्स एसेट के पहले मैंने पार्ट किए दो, टेंजिबल और इनटेंजिबल। दृश्य बोलते हैं, मूर्त बोलते हैं। टेंजिबल एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ये भी 2 टाइप्स की है, डेप्रिसिएबल, नॉन डेप्रिसिएबल। ऐसी जिस पर हाथ लगता है, ऐसी जिस पर हाथ नहीं लगता। नॉन डेप्रिसिएबल में आता है लैंड, जिस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा सर क्या सारी लैंड ऐसी होती है जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता? नहीं, लीज होल्ड लैंड, पट्टाकृत भूमि होगी तो उस पर हाथ लगेगा। अच्छा सर, और सर ये क्या है? ये जनरली वो सारी टेंजिबल एसेट है जिन पे हाथ लगता है, जिनके लिए टर्म डेप्रिसिएशन का यूज होता है।
बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, ये सब इसमें आ जाती है। अच्छा सर, अच्छा फिर ये कौन सी एसेट है सर? ये भी फिक्स एसेट है, पर ये इनटेंजिबल है, ये अदृश्य है, ये अमूर्त है, इनका लीगल लाइफ होता है, कानूनी जीवन होता है, इनका जैसे जैसे समय बीतता है, पैसेज ऑफ टाइम होता है, इनकी वैल्यू भी कम होती है। पर इसकी कमी के लिए टर्म्स अलग अलग हैं, इनके लिए शब्द यूज होते हैं। अमूर्तीकरण, एमोर्टाइजेशन होता है, रिटर्न ऑफ होता है, परिशोधन होता है। हाँ, वो इन्हीं के लिए यूज होता है। तो कभी एग्जाम में स्पेसिफिक वर्ड पूछ ले कि सर ये टर्म कौन सी एसेट की वैल्यू के कमी के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, तो उसका आंसर होगा अदृश्य अमूर्त संपत्ति के लिए होगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक की बात आपको सभी को क्लियर है? किसी को डाउट है तो वापस पूछ सकते हैं। क्लियर है? अभी हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर किया है। अभी स्ट्रक्चरल थियरी चलेगी, इसमें हम सभी टर्म्स, सभी शब्दों को सीख लेंगे। फिर कैसा भी क्वेश्चन आए, बस अगर टर्म्स पे हमारी ग्रिप रहेगी तो क्वेश्चन हमारा वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी आप नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे। थैंक यू सो मच।